अभी इसकी कमेटी की 2 बैठकें भी हो चुकी है अध्यक्ष महोदय, 30/11/2024 को और दूसरी बैठक 24/1/2025 को। और जब कमेटी का जो हमारे क्या कहते हैं आदर्श उपविधि का प्रारूप जो हमारे पास में आएगा, उसके आधार पर क्या बेहतर हो सकता है, इस दिशा पे हम काम करेंगे। मैं आपके उससे बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी कहते हैं शिकायत या फिर किसी भी तरीके से इस तरीके का मामला आपके समझ में नहीं आएगा। लगातार इसमें मॉनिटरिंग होगी और ऑनलाइन हम इसको करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द इसको ऑनलाइन करके जो एनओसी का मामला है, एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप गंभीर इस बात पे मैं सहमत हूँ, लेकिन आपके अधिकारी कितने नीचे तक के इस पर सहमत हैं, ये चिंता का विषय है। उदया सोसाइटी, चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, यहाँ तक राजीव घर निर्माण समिति, अनुपम नगर, मैं आपको 40 सोसाइटियों के नाम गिनाता हूँ इस शहर के अंदर, जो सन 80 से लगे उस समय से अभी तक इन सोसाइटियों के अंदर मकान बने हैं, प्लाट खाली पड़े, विवादित है, कई जगह बेच करके चले गए। और ये इसलिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि आज भी अगर मेरे को या आम व्यक्ति को किसी को जाना पड़ता है तो बिना एनओसी के उनको कहीं से भी वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने पिछली बार कहा है कि हम ऑनलाइन कर देंगे, विभाग कर देगा। क्या हमने समिति की मीटिंग में प्रदेश के अन्य किसी हिस्से का इस प्रकार की समितियों को छूट दी? कोई ऐसा कोई अध्ययन दल या ऐसी कोई मीटिंग की रिपोर्टिंग अपने पास आज तक आई है क्या, जिसके आधार पर अपन गाइडलाइन बना करके आगामी आम जनता को राहत मिल जाए? ऐसी कोई आकार योजना आपकी, मेरे को उसको कोई वो नहीं। आपने कहा एक समय सीमा बोल दे कि हम 3 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, ताकि इस प्रदेश की जनता को राहत मिल जाए कि सरकार इतना बड़ा फैसला, और जब सहाय सरकार है अपनी और हर काम सहाय हो रहा है, तो मेरा आग्रह है इसके अंदर भी सहायता एक बार कर दें आप। चलिए साहब, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट तौर पे माननीय सदस्य को अवगत कराया, और जिस तरीके से हमने इस आचार संहिता के दौरान भी जब पूरे हमने कमेटी का गठन किया और उसके बायला संशोधन के लिए हम लोगों ने जो मॉडल बायलाज का प्रारूप भी तैयार करने के दृष्टि से कमेटी की 2 बैठकें हमारी हो चुकी है, और जल्द से जल्द उसका जो प्रारूप आ जाएगा तो उसमें क्या अपन बेहतर हो सकता है, उस दृष्टि से हम काम करेंगे। इस बात का आश्वस्त मैंने सदस्य को कहा है, पूरे सदन को बताना चाहूंगा। किसी भी तरीके से अब कोई शिकायत या फिर किसी भी तरीके का कोई मामला अब इस एनओसी को लेकर के नहीं आएगा। इस बात का भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जल्द से जल्द इसमें हम करेंगे। ठीक। डॉक्टर चरणदास महंत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है क ख ग घ जानकारी एकत्रित की जा रही। अध्यक्ष महोदय, 28 दिन हो गए मैंने प्रश्न जमा करा दिया था अपने सचिवालय में, और जिस बारे में मैं जानना चाहता हूं उसमें कलेक्टर ने जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी है। ये सब तो यहाँ सचिवालय में पड़ा ही होगा, उसके बावजूद भी जवाब नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा है सर, एक ट्रस्ट को मुआवजे की भुगतान हो जाती है 2 करोड़ से भी ज़्यादा, और उस ट्रस्ट का जो भुगतान होता है उसके लिए पैसे नहीं है, हेड पे पैसे नहीं है, रातों रात भुगतान हो जाता है। उस व्यक्ति को ही भुगतान नहीं होता जिसको होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। उसके बाद इतने अनियमितता होते हुए भी इस तरह से जवाब छुपाने का कोशिश हो रहा है कि न बताने की जिद है, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कम से कम ये नायक बांधा के बारे में मैंने स्पष्ट पूछा है। 32 खाते को 247 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण कर दिया गया। तो सर, ये तो निर्धारण का भी जानकारी होगा, वितरण का भी जानकारी होगा। महंत जी सर। चूंकि मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जवाब में ही दे दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। जी।
जब जानकारी एकत्रित की जा रही है तो इसलिए प्रश्न उत्तर बनता नहीं। मैं इस पे व्यवस्था यही देता हूँ। मुझे लगता है कि चूंकि प्रश्न आपने समय के अनुरूप किया था, पूर्ण उत्तर आया नहीं, और नियमावली 46A के अनुसरण में माननीय सदस्य को पूरा उत्तर और लोकार्थ मिल जाना चाहिए, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसकी एक व्यवस्था मैं अभी दे देता हूँ कि इस प्रश्न को जो आपने किया था आगामी प्रश्न दिवस में पहले नंबर पर रख देंगे, ताकि इसका आपको भी समय मिल जाए और उनको भी समय मिल जाए। सर ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रथम जिस दिन राजस्व की सूची आए, जिस दिन प्रश्नोत्तर हो, उसी प्रथम दिवस में ये दे दिया जाए। ले लेंगे। और कोई तकलीफ हो तो आधा घंटे की चर्चा कर लें। प्रथम प्रश्न दिवस में आपका ले लेंगे। थैंक यू। अब इसमें क्या प्रश्न है? भारतमाला में जब आएगा तो नहीं, जब ये प्रश्न आएगा और उसका जवाब जब आएगा मानिए तो मेरा निवेदन इतना ही है दुर्ग को जोड़ दिया जाए। कोरबा का आपने कहा है जी, दुर्ग भी भारतमाला परियोजना है, वहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, तो उसको भी जोड़ लें। माननीय मंत्री जी से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आगामी तिथि के पहले उत्तर कृपया उपलब्ध करा दें प्रश्नकर्ता को, ताकि वो प्रश्न करने में उनको मदद हो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय। सावधानी रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र का भी भारतमाला का मुआवजा और उसी अब जब आएगा तो फिर देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, क्या राजस्व मंत्री माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण, शिक्षा व पोषण मिले, इसके लिए खेल कूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग संभाग अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। क्या दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला बालोद में प्रशिक्षण संस्थान संचालित है? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ व कितने, कृपया जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण हेतु जिला दुर्ग में कबड्डी, जिला बालोद में वेट लिफ्टिंग, जिला बेमेतरा में कबड्डी, जिला कबीरधाम में कबड्डी एवं राजनांदगांव में हॉकी खेल के कुल 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित है। और अपने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 31 जिलों में खेलो इंडिया के तहत प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, और 2 नए जिले में मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी एवं जिला खैरागढ़, छुई खदान में भी खेलो इंडिया लघु केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति भी मिल गई है। और बालोद में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बालोद में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का एक खेलो इंडिया लघु केंद्र है, जिसका संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बालोद लघु केंद्र जिला बालोद के दल्ली राजहरा में संचालित है। यहाँ पे अभी कुल 11 बालिका और 21 बालक, कुल 32 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं, और साथ ही एक प्रशिक्षक भी कार्यरत है, जिनका मानदेय विभाग के द्वारा 25,000 रुपया दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा है कि दुर्ग संभाग में 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये आपका उत्तर सही है? ये क्या है? खेलो इंडिया के तहत सभी जिलों में नहीं, एक एक खेलों का चयन किया जाता है। तो दुर्ग संभाग में जैसे हमने बताया कि दुर्ग में कबड्डी का चयन हुआ है, बालोद में वेट लिफ्टिंग, और बेमेतरा में कबड्डी, कबीरधाम में कबड्डी और राजनांदगांव में हॉकी। इनको 5 को खेल इंडिया के तहत लिया गया है। जी, मैंने पूछा है आपसे कि ये 5 इंडिया लघु केंद्र संचालित बता रहे हैं, क्या ये आपका उत्तर सही है? उत्तर सही है, संचालित है, ये आवासीय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न 274 का के संबंध जो उत्तर दिए वो गलत है। माननीय मंत्री महोदय जी से मैंने पूछा है कि प्रशिक्षण संस्थान, और जवाब आ रहा है केंद्र के। मैंने प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कहा, माननीय मंत्री जी आपका जवाब आ रहा है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये
जो संस्थान आप बोल रहे हैं, ये स्थानीय स्तर पर एक संस्था है। मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहा है और आप उत्तर दे रहे हैं लघु केंद्र के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये खेल है, खेलो इंडिया योजना खेल विभाग की योजना नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये केवल क्रियान्वयन करने का काम छत्तीसगढ़ आपके माध्यम से हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में यदि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। गलत जानकारी संबंधित विभाग के आपके अधिकारी आपको दे रहे हैं, तो मैं आपको आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे क्या? ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे हैं जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, और ये भारत सरकार का ही योजना है जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिले का और चयन और उनकी स्वीकृति होगी, जहां अप्रैल से वहां भी प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा मंत्री जी, आपका जवाब आया, ये साई के द्वारा संचालित है। ये खेल विभाग द्वारा कोई राशि इसको नहीं दी जाती, आपके द्वारा कोई राशि इनको नहीं, केवल साई के माध्यम से संचालित है। लेकिन अधिकारी आपको गलत जवाब दिए हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि या उनको सेंटर के बारे में पता नहीं है या केंद्र के बारे में पता नहीं है। ये स्पेसिफिक प्रश्न मैंने पूछा है आपको सेंटर के बारे में, क्या सेंटर संचालित है यहाँ क्या आपने खेल केंद्र के बारे में कहा है? ये जो है, मैं फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि खेलो इंडिया के तहत ही ये संचालित है और इसमें केंद्र सरकार का ही राशि आता है 5 लाख रुपया सालाना, जिसमें 2 लाख रुपया जो है वहाँ के संधारण और बच्चों के परिवेश के लिए आता है और 3 लाख रुपया जो है वहाँ के प्रशिक्षक के लिए आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया, लेकिन स्पष्ट मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो यह कहना चाह रहा हूं, नहीं, आपको कहीं स्पेसिफिक किसी जगह विशेष का पूछना है तो पूछ लें। जैसे उन्हें संभाग की बात की, 5 जगह की बात की, लेकिन दुर्ग संभाग में कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया जा रहा हो या कोई सेंटर बना के उन्हें पारितोषिक या कुछ और दिया जा रहा हो। मैंने माननीय मंत्री जी से पिछले 11/9/24 को एक पत्र दिया था कि कुछ बच्चे जो मेरे विधानसभा और बालोद जिला के राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में जाने के लिए गुजरात के लिए उनसे मांग की गई थी, कम से कम एक उनको सहायता मिले एक राशि की, लेकिन राशि तो दूर, इस पत्र का मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया। 9वें महीने मैंने पत्र दिया था माननीय मंत्री जी को। तो ये कितना संजीदगी के साथ, कितने संशय इनके साथ ये ले रहे हैं संजीदगी के साथ, मैं समझता हूँ बच्चों के प्रति इनकी भावनाएं जो दिख रही, खेल के प्रति इनकी भावनाएं दिख रही है और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र बच्चे, स्वयं मेरे बालोद जिला में आज अर्जुना में लगभग 64 बच्चे हैं और केवल बालिकाएं हैं जो वेट लिफ्टिंग खेल रही है, और उसमें से 2-3 बच्चे अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई। मैं स्वयं उन्हें सहयोग किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उनका चयन हुआ था, लेकिन पैसे के अभाव उन लोग जा नहीं पाए। मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं उनको कम से कम हम लोग प्रोत्साहित करें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर खेलने के जाएं तो उन्हें उनका बराबर सम्मान मिले। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए जो आप कर रहे हैं उतना बता दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए आप मुझको बता दीजिएगा। ऐसे बच्चों को अपन अनुदान देते हैं जो बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आप सूची दे दीजिएगा। ये सूची मैंने आपको दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। ये पत्र मैंने स्पष्ट दिया और 9वें महीने का पत्र है। आज तक इसमें मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई भी नहीं आया, इसका रिप्लाई भी नहीं आया अब तक। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसमें, और उसके बाद कबड्डी की जो आपने कहा कि मेरे भी, चलिए आखिरी प्रश्न करिए। एक कबड्डी के स्तर की बात कही आपने माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि बालोद विधानसभा शुरू से खेल के लिए प्रसिद्ध रहा है। कबड्डी के वहाँ राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुए हैं। कुछ जगहों पर मैंने आपसे मांग भी किया कि कबड्डी के मैच यदि हो जाते, वहाँ के खिलाड़ी खेले हैं भी जाके राष्ट्रीय स्तर तक, तो आप मैट उपलब्ध करा देंगे माननीय अध्यक्ष। चलिए कबड्डी का मैट दे दीजिए कुछ। हम आपको कबड्डी का मैट उपलब्ध करा देंगे। और अच्छा है, बालोद में गया भी था कार्य, बहुत बढ़िया। प्रदेश में उपलब्ध करा दीजिए। मैं अब पूरा प्रदेश का हो गया। बहुत प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष बोलो छोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी, मैंने दिशा की बैठक में भी माननीय कलेक्टर में निवेदन किया था, एक व्यायामशाला बालोद जिला में नहीं, और खासकर यदि गुंडरदेव विधानसभा का 64 बालिकाएं हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो माननीय कलेक्टर महोदय मैंने अनुरोध किया है कि कम से कम डीएमएफ की राशि से बच्चों के लिए एक व्यायामशाला अर्जुंदा में अगर करवा दें तो प्रशिक्षण जो दे रहे हैं
खुले तौर पे मैं व्यवस्था करता हूँ, वैकल्पिक इस स्कूल के भवन में संचालित है, एक व्यायामशाला अगर वहां बन जाए तो बच्चों को उसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय इसी एक विषय जवाब पर आ था जाए, खेलो इंडिया। एक जवाब आ जाए माननीय मंत्री महोदय आपसे अकबर निवेदन। जी, चलो कुछ व्यायामशाला के लिए कुछ बोल सकते हैं तो। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, इसके तहत बजट में जो प्रावधान आएगा उसमें भी विचार करके फिर इसको हम रखेंगे। चलिए, धर्म कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न लगाया है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध में ईओडब्ल्यू, एसीबी और विभागीय जांच वित्तीय अधिकारी के खिलाफ में जारी है। 6 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। मैंने उसमें तारीख लिखा था, कारण भी लिखा था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं आया कि कब से वो लंबित है। साथ ही प्रश्न लगने के बाद में इसमें भरोसाराम ठाकुर 28/1/25 द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ को श्री भरोसाराम ठाकुर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत जांच बेचना हेतु अनुमति प्रदान किया गया। कब किया गया? प्रश्न लगाने के बाद में। इसी प्रकार से टेकराम माहेश्वरी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7/1 को, तो इसके 4/2/25 द्वारा विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई। एक और पढ़ देता हूं मैं, एक और। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि हर गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। अपराध की दुनिया की हर खबर देखना न भूले गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीए न्यूज प्लस। नहीं बचेंगे रसूखदार, उजागर होगा भ्रष्टाचार, नशे का होगा बट्टाधार, विषय होंगे धमाकेदार, चर्चा करेगी खबरदार। देखिए रात 8:30 बजे शकील साजिद के साथ हर शनिवार रविवार डीए न्यूज प्लस का वीकली वार। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 वर्षों से कला जगत में सक्रिय जेके मूवीज के जगत खंडेलवाल लेकर आ रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का लोकरंग माटी की महक, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का लोकरंग माटी की महक। जय जोहार संगवारी हो। डीए न्यूज प्लस के जम्मू संगवारी मन पर एक खास कार्यक्रम लोक रंग माटी के महक लेके आए हन, जहां हमन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ले जुड़े झलकियां दिखाबो। वहां के पर्व, नृत्य, गाना, कला, खान पान, पारंपरिक रीति रिवाज, वेशभूषा ले छत्तीसगढ़ के मिट्टी के महक आथे, जिला सिर्फ छत्तीसगढ़ी मन हा समझ सकत हे। यही माटी के महक ले आप मन ला रूबरू कराए बर जात हन। देखो हमर संग लोक रंग ले जुड़े हमर विशेष कार्यक्रम।
नमस्कार, मैं अरुण भद्रा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय और जन सरकार की पवित्र भावना